नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बीएसटीसी का जो पेपर है वो 20 मई को होने जा रहा है। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, उम्मीद है, क्योंकि आपका अंतिम क्षण इस समय है। और वो कहते हैं ना कि हो गया आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, कि हो गया आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है। तो अब आपका आगाज है, 20 तारीख को पेपर है, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो गई होगी और आप ज़्यादातर मॉडल पेपर निकालें, अपनी तैयारी को बेहतरीन करें। उसी के दरमियान मैं लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की संप्रेषण की जो यूनिट है, उस यूनिट को लेकर के आया हूँ आपके सामने। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि जो हमारा आज का टॉपिक है, 5वीं जो आपकी यूनिट है शिक्षण अभिक्षमता की, जो आपका लगभग 50 क्वेश्चन इसमें आते हैं और 150 नंबर आपके इसमें है, यानी कि 150 नंबर का आपका ये शिक्षण अभिरुचि है उसमें आता है। प्यारे विद्यार्थियों, आज जो हम देखेंगे वो शिक्षण अभिक्षमता में जो आपकी यूनिट है संप्रेषण, उस संप्रेषण के बारे में देखते हैं। और संप्रेषण के बारे में देखेंगे कि संप्रेषण की जो यूनिट है आपकी, उस संप्रेषण की यूनिट में आप किस प्रकार से आपका जो अगला जो टेस्ट है उसमें आप दे पाएँ, अच्छे से बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ। तो संप्रेषण को आज समझें कि संप्रेषण होता क्या है, क्या होता है संप्रेषण। देखो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो आज का टॉपिक है संप्रेषण, इस संप्रेषण के टॉपिक में आप सभी को पता होगा कि हमारा टॉपिक है संप्रेषण। संप्रेषण को अंग्रेजी में कहते हैं कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। अब देखो, इसका जो उत्पत्ति है लेटिन भाषा के, कौन से? लेटिन भाषा के कौन से शब्द? कम्युनियस। क्या? कम्युनियस। किससे हुई है? कम्युनियस का, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सामान्य, यानी कि कॉमन। कहने का मतलब आपको मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊं, आप समझेंगे कि संप्रेषण का मतलब क्या होता है। संप्रेषण का मतलब होता है आप अपने भावों एवं विचारों को दूसरे के सामने किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। संप्रेषण यानी कि आप अपने विचारों को दूसरों के सामने किस तरह से लेकर के जा रहे हैं, वो समझे, उन चीज़ों को, उन बातों को समझे, वही होता है संप्रेषण। आगे देखें, इस प्रकार संप्रेषण सामान्य अवबोध के लिए परस्पर विचारों का आदान प्रदान। बात क्या आई हमारी? विचारों का क्या करना है? आदान प्रदान। अब विचार आदान प्रदान कब होंगे? जब हमारे सामने कोई भी व्यक्ति हमारे साथ में होगा। कहने का मतलब संप्रेषण कब होगा? जब कहने वाला और कोई सुनने वाला हो। कहने का मतलब जब विचारों का क्या होगा? आदान प्रदान। और जब आदान प्रदान होगा तो संप्रेषण वहां पर स्वाभाविक है, होगा। आगे देखते हैं, संप्रेषण शाब्दिक और अशाब्दिक हाव भाव प्रदर्शन वाणी संकेत से होता है। समझे थोड़ा सा, क्या कह रहा है कि संप्रेषण कितने प्रकार के हैं? संप्रेषण होता है 2 प्रकार का। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। पहला है शाब्दिक संप्रेषण। कौन सा संप्रेषण? शाब्दिक। दूसरा है अशाब्दिक संप्रेषण। अशाब्दिक संप्रेषण। ठीक है, संप्रेषण 2 प्रकार का, शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक जो संप्रेषण है, उस शाब्दिक संप्रेषण में हमें 2 प्रकार के संप्रेषण होते हैं। शाब्दिक में कौन कौन से? देखो, शाब्दिक जो संप्रेषण है उसमें पहला है आपका मौखिक संप्रेषण। कौन सा? मौखिक संप्रेषण। और दूसरा है इसमें लिखित संप्रेषण। कौन सा? लिखित संप्रेषण। जो हमारा शाब्दिक संप्रेषण है, उस शाब्दिक संप्रेषण में 2 प्रकार के हैं, मौखिक संप्रेषण और लिखित। यानी कि शाब्दिक का मतलब है शब्द, और शब्द किस प्रकार से होंगे हमारे? मौखिक में, और हमारा दूसरा होगा लिखित में। हम हमारे शब्द विचारों को शाब्दिक प्रकार में मौखिक रूप से उच्चारित कर सकते हैं, सामने वाले को सुना सकते हैं। दूसरा है लिखित, हम हमारे विचारों को लिख करके सामने वाले के सामने प्रदर्शन कर सकते हैं। अगली है एडगर डेल के अनुसार संप्रेषण विचार विमर्श के मूड में विचारों एवं भावनाओं को जानने व समझने की प्रक्रिया है। क्या है? यहाँ आया विचार विनिमय। और विचार विनिमय का मतलब है एक दूसरे के साथ में तालमेल स्थापित करना। अब वही है, आगे देखते हैं कि एंडरसन के अनुसार संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। कैसी है? गत्यात्मक, यानी कि गतिशील प्रक्रिया है। कैसी है? गतिशील, जिसमें
व्यक्ति चेतन पूर्वक, चेतन का मतलब है व्यक्ति कैसा होगा, जागरूक अवस्था में होगा, चेतन अवस्था में होगा, उसके सामने कहने का मतलब व्यक्ति तत्पर होगा। दूसरा है अथवा अचेतन पूर्वक दूसरे के संज्ञानात्मक ढांचे को सांकेतिक रूप में उपकरणों या साधना द्वारा प्रभावित करता है। अगला है संप्रेषण की विशेषता क्या है। देखो संप्रेषण की विशेषताओं में आप देखें कि यह संप्रेषण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। संप्रेषण कैसा है, उद्देश्यपूर्ण। कैसे होगा, देखो हम संप्रेषण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, संप्रेषण। अब आपको सीधा सा बात है, हमने अभी जब इसकी परिभाषा पढ़ी, कम्युनिकेशन कहते हैं और कम्युनियस शब्द से इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के से हुई है, जिसका अर्थ होता है सामान्य। क्या होता है, सामान्य। ठीक है, अब देखो यहाँ आप थोड़ा सा समझे, यहाँ जो कह रहा है कि संप्रेषण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। हम संप्रेषण कर रहे हैं, हमारा कोई ना कोई उद्देश्य होगा जो हम सामने वाले के सामने लेकर के आते हैं, कि हम किसी ना किसी माध्यम से उसके साथ में जुड़ते हैं। दूसरा कह रहा है यह एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। द्विमार्गी यानी कि मौखिक और लिखित दो मार्गों की प्रक्रिया, द्विमार्गिक। यह पारस्परिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। पारस्परिक संबंध का मतलब है एक दूसरे के साथ में हाव भाव, बोलचाल और उनका एक दूसरे से संबंध स्थापित करना, सामने वाले के साथ में हम किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, यही तो हमारा संप्रेषण है। हमारी बातों से सामने वाले को हर्ट ना हो जाए, इन सभी चीज़ों को हम संप्रेषण के माध्यम से देखते हैं, हमारे संबंध क्या होते हैं इससे स्थापित। अगला है यह गत्यात्मक व सतत प्रक्रिया है। यानी कि संप्रेषण सतत का मतलब होता है लगातार, यानी कि कैसा है संप्रेषण, लगातार चलने वाली प्रक्रिया। कैसी, लगातार चलने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, संप्रेषण कहलाती है। आगे देखें, यह सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अगला है यह सांकेतिक, लिखित व मौखिक हो सकता है। देखो कैसे, अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि जो संप्रेषण है उसको हम देख रहे थे, जब हमने देखा कि ये लिखित और मौखिक दो, शाब्दिक और अशाब्दिक में जब हमने लिखित और मौखिक देखा, उसी के दरमियान हमने एक देखा था कि ये अलिखित संप्रेषण भी होता है, अशाब्दिक, यानी कि अशाब्दिक संप्रेषण। और अशाब्दिक संप्रेषण का मतलब आप समझे, इसमें क्या होगा, अशाब्दिक में आप क्या करेंगे, ध्वनि के माध्यम से, किसके माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से अपने विचारों को सामने वाले के सामने रख सकते। जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपने विचारों को सामने वाले के सामने कैसे रखते हैं, ध्वनि के। छोटा बच्चा रो करके या फिर अपनी ध्वनि के माध्यम से हमें सचेत करता है कि मुझे प्यास लग रही है, मुझे वॉशरूम जाना है, ये सभी बच्चा, छोटा बच्चा उन चीज़ों को बताता है। दूसरी बात है, आप अपनी बातों को स्पर्श करके, स्पर्श यानी कि किसी चीज़ को छू करके, आपने देखा होगा कई सारे लोग छू करके इशारों से, हाव भाव के माध्यम से क्या करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। दूसरा है इसमें ध्वनि हो गया, स्पर्श हो गया, यानी कि इनके माध्यम से हम क्या करते हैं, हमारे विचारों का आदान प्रदान सामने वाले के लिए करते हैं। आगे देखें, इसमें सूचनाओं की स्पष्ट उचित प्रसारण होता है, यानी कि इसमें सूचनाओं का क्या होता है, स्पष्ट और उचित प्रसारण होता है, यानी कि सामने वाले के सामने स्पष्ट, हम उसके सामने स्पष्ट बात करते हैं कि उसको ऐसा ना हो कि भ्रमित हो जाए कोई व्यक्ति हमारी बातों से, यानी कि हमारे हाव भाव से, हमारे जो बोलने के लहजा है उसके माध्यम से किसी को हर्ट ना हो। उन्हीं के माध्यम, हमारा जो प्रसारण का माध्यम है वो कैसा होना चाहिए, उचित होना चाहिए। उचित का मतलब यहाँ ये भी है, देखो दूसरा, यहाँ उचित प्रसारण से हम ये भी समझ सकते हैं कि जो संप्रेषण है हमारा, वो संप्रेषण जो हम कर रहे हैं वो संप्रेषण वो कब होगा, जब हमारे सामने सुनने वाला होगा। कौन होगा, सुनने वाला। और जब सुनने वाला होगा तो हमारा संप्रेषण कैसा होगा, उचित प्रसारण उसका होगा। आगे देखें आप, इसमें उचित हाव भाव होते हैं। देखो कैसे, हम जब संप्रेषण करते हैं तो संप्रेषण करते समय हमें ये देखना चाहिए कि जो हम संप्रेषण कर रहे हैं वो हमारे हाव भाव, हमारा लहजा, हमारे बोलने का तरीका, सामने वाले को एक्सप्लेन करने का तरीका, वो उसे समझ आना चाहिए, ये इसमें है। आगे देखें, विषय वस्तु की स्पष्टता से संप्रेषण प्रभावित होता है। क्या कह रहा है कि विषय वस्तु से स्पष्टता से संप्रेषण प्रभावित होता है। जैसे कैसे, मैं आपको पढ़ाने आया और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आप BSTC की तैयारी कर रहे हो, आप टीचर बनने जा रहे हो। सपोज करें कि आप जो विषय वस्तु लेकर के आ रहे हो क्लास में, उसको स्पष्टता के साथ में आप बच्चों के सामने प्रदर्शन जब करेंगे तो आपको पता है बच्चा क्या होगा,
स्पष्ट समझेगा, और स्पष्ट समझेगा तो बच्चे के वो स्थायी मेमोरी में चला जाएगा, जिससे क्या होगा, संप्रेषण प्रभावित होता है स्पष्टता से। यानी कि बच्चे को जो हम लेकर के आए हैं उस क्लास में उस बच्चे को पूरा जब मिलेगा ज्ञान, तो वो बच्चा उसको 100% अपना स्वीकार करेगा, और उसको वो संप्रेषण हमारा कैसा होगा, प्रभावित करेगा उस बच्चे को जो हम लेकर के उसको कंटेंट आए। तो यानी कि विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए, हमारी स्पष्ट होनी चाहिए। अगला देखते हैं कक्षा कक्ष संप्रेषण। अब आप देखिए आगे, यह संप्रेषण शैक्षिक हमारा कक्षा कक्ष संप्रेषण। तो देखिए विद्यार्थियों, कक्षा कक्ष संप्रेषण में क्या है, आगे देखते हैं थोड़ा सा, कि यह संप्रेषण शैक्षिक परिस्थितियों में प्रदान किया जाता है। इसमें निम्न प्रक्रिया होती है। क्या क्या प्रक्रिया, देखो कि शिक्षक होगा, यह शिक्षक क्या करेगा कि जो सूचनाएं उनको संकेतों के माध्यम से लिखित में वो आपको क्या करेगा, प्रसारित करेगा। फिर है अगला संदेश। संदेश क्या होता है कि शिक्षक के द्वारा जिस संदेश का निर्माण किया जाता है वह किसी न किसी माध्यम द्वारा छात्रों को क्या होता है, पहुंचाया जाता है। जैसे मैं आपके साथ में आया और मैं आपके साथ क्लास ले रहा हूं, तो मेरा जो आपको क्लास पढ़ा रहा हूं इसका माध्यम क्या है मेरा, कि मैं आपको इस माइक के माध्यम से, इस स्क्रीन के माध्यम से जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं वो आपको क्या कर रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, और उस माध्यम के द्वारा आप क्या करोगे, आप आउटपुट लोगे। देखते हैं आगे कि इसमें छात्र क्या करता है, छात्र संकेतों को प्राप्त करता है, उनको समझता है, वापस प्रत्युत्तर देता है। देखो कैसे, आपको मैंने समझाया, आप भी कोई ना कोई वीडियो, इस वीडियो को आप अपने लैपटॉप में या आप आपके मोबाइल में देख रहे हैं, और उसका जो आप संप्रेषण जो टॉपिक है, इस संप्रेषण टॉपिक को जब हम पढ़ रहे हैं उसका जो आप हैं क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और समझ करके समझता है, फिर आप क्या दे रहे हो, आपका प्रत्युत्तर, कि हमें कैसी लगी क्लास समझ में आई, टॉपिक समझ में आया, तो आपका क्या दे रहे हैं, उसका प्रत्युत्तर। अगला है कक्षा कक्ष में संप्रेषण में संदेश प्राप्त करना व उसका प्रत्युत्तर देना दोनों सम्मिलित होता है। यानी कि कक्षा कक्ष में क्या होता है, संप्रेषण भी होता है और आपस में बच्चे क्या करते हैं, प्रत्युत्तर भी देते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों साथ साथ होती रहती है। अध्यापक होता है, अध्यापक अपने जो कंटेंट है उस कंटेंट को बच्चों के सामने देता है, और बच्चे अपना प्रत्युत्तर हमें टीचर को वापस लौटाते हैं। देखें आगे संप्रेषण की प्रक्रिया, कि संप्रेषण की जो प्रक्रिया है उस संप्रेषण की प्रक्रिया में क्या क्या होते हैं। तो पहला है संदेश वाहक, यानी कि मैं कह सकता हूं कि संदेश देने वाला, वाहक का मतलब जो उसको दे रहा है, यानी कि फिर है संदेश प्राप्तकर्ता। प्राप्त करने का मतलब है कि दूसरा भी हम कोई संदेश आपको दे रहे, जैसे कि ये क्लास आपको लेके आया हूँ, ये क्लास आपको लेकर के आया हूँ, तो इसको क्लास को प्राप्त करने वाला क्या होगा, इसमें होगा। आगे है प्रेषक। क्या होता है कि संदेश जो देता है उसको ग्रहीता और प्रतिपुष्टि, यानी कि मैंने आपको क्लास लेकर के आया, आप इसको देख रहे हैं, और देखने के बाद में आप इसको ग्रहण कर रहे हैं, यानी कि आप अपने मोबाइल के जरिए इसको क्या कर रहे हैं, ग्रहण। और ग्रहण करने के बाद में आप क्या दे रहे हो, प्रतिपुष्टि, हमें क्लास समझ आई, थंबनेल के माध्यम से समझाते हुए कैसे भी आप इसका प्रत्युत्तर देते हैं। संदेश वाहक क्या होता है, इसमें एनकोडिंग, संदेश का माध्यम, संदेश प्राप्तकर्ता, डिकोडिंग, और फिर क्या होती है, पृष्ठभूमि इसमें अंत में होती है। फिर यह कह रहा है कि संप्रेषण प्रक्रिया में सर्वप्रथम संदेश वाहक संदेश का क्या करता है, निर्माण करता है। वह एनकोडिंग द्वारा विभिन्न संकेतों चिन्हों का निर्माण करके किसी न किसी माध्यम से, जैसे टेलीफोन, रेडियो आदि की सहायता लेकर के भेजता है। इस संदेश को संदेश प्राप्तकर्ता ग्रहण करता है, फिर उसे डिकोडिंग करते हुए उन संकेतों व चिन्हों को समझता है, और अंत में फीडबैक यानी कि पृष्ठपुष्टि प्रदान करता है, और उन सूचनाओं को सही रूप में प्राप्त करता है। साथियों, संप्रेषण के प्रकार, संप्रेषण के प्रकार मैंने आपको बताया था, संप्रेषण 2 प्रकार का होता है मुख्य रूप से, लेकिन यहाँ हम कितने हैं, 3 प्रकार के देखेंगे कि संकेतों के माध्यम से भी होता है। पहला है माध्यम के आधार पर, अंत्यक्रिया के आधार पर, और संदेशों के आधार पर क्या होता है, संप्रेषण 3 प्रकार का होता है। देखो माध्यम के आधार पर संप्रेषण 2 प्रकार का कौन कौन सा है, देखते हैं। पहला है आपका जो माध्यम के आधार पर आपका संदेश ये है शाब्दिक और अशाब्दिक, यानी कि शाब्दिक और अशाब्दिक 2 होता है माध्यम के आधार पर, यानी कि आप संप्रेषण कर रहे हैं, संप्रेषण का जो माध्यम है हमारा वो क्या होगा कि एक तो हम क्या है कि संप्रेषण लिखित में, और एक क्या है मौखिक में देते हैं। शाब्दिक जो संप्रेषण है उस शाब्दिक संप्रेषण में क्या होगा, इस संप्रेषण में शब्दों का क्या कर जाता है, प्रयोग करते हैं, और प्रयोग किस में होगा, लिखित में, और मौखिक में हमारा क्या होगा, शाब्दिक संप्रेषण होगा।
लिखित संप्रेषण क्या है, इस संप्रेषण को औपचारिक संप्रेषण भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति अपने भावों एवं विचारों को लिख करके जब देता है तो वो हमें अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। और मौखिक संप्रेषण क्या होगा, मौखिक संप्रेषण में हम उत्तर आपको दे रहे हैं लेकिन वो हमें लंबे समय तक, दीर्घ समय तक याद नहीं हो सकता, इसीलिए हमें औपचारिक संप्रेषण माना जाता है। कौन सा? हमारा लिखित। इसमें क्या करता है, सूचनाओं व जानकारियों को लिख करके क्या करता है बच्चा, अभिव्यक्त करता है। फिर है हमारा मौखिक संप्रेषण, इसे अनौपचारिक संप्रेषण कहा जाता है। इसमें विषय वस्तु को बोल करके या लिख करके मौखिक रूप से अभिव्यक्त किया जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे आपकी चर्चा हो गई, आपका वार्तालाप हो गया, आपका भाषण हो गया, आपकी मौखिक अभिव्यक्ति हो गई। तो कहने का मतलब जो लिखित संप्रेषण होगा, लिखित संप्रेषण में बच्चा क्या करेगा, अपने भावों को लिख करके करेगा, जबकि जो आपका मौखिक संप्रेषण होगा, उस मौखिक संप्रेषण में जो बच्चा है विषय वस्तु को मुख के द्वारा बोल करके, उसमें क्या होगा, जैसे चर्चा हो गई, आपका वार्तालाप हो गया, आपका भाषण हो गया, मौखिक अभिव्यक्ति हो गई, ये मौखिक जो संप्रेषण है उसमें होगा। अगला है हमारा अशाब्दिक संप्रेषण। अशाब्दिक संप्रेषण में हम देखेंगे कि बच्चा क्या करेगा, अपने भावों, अपनी ध्वनि के माध्यम से, अब स्पर्श के माध्यम से बच्चा अपने भाव अभिव्यक्तियों को क्या करेगा, सामने वाले के सामने प्रदर्शन करेगा। देखते हैं, पहला वाणी संकेत। इसमें विषय वस्तु का अध्ययन करवाते समय बीच बीच में हाँ, ना, मुस्कुराना आदि का क्या करता है, इस्तेमाल किया जाता है और वाणी संकेतों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कैसे, देखो वाणी संकेत, उदाहरण से समझें आप। आपने देखा होगा छोटे बच्चे घर में होते हैं, जब वो अपने बच्चे जब लगभग बाल्यावस्था से पहले जो शिशु अवस्था में होता है, तो शिशु अवस्था में बच्चा अपने भावों एवं विचारों को क्या करता है, बोल करके, रो करके प्रदर्शन कर रहा है। बच्चा जब रो रहा है, मान लो, अब रोते समय हमें दो चीज़ों का पता होता है, मदर्स को पता होता है, माता समझ जाती है कि बच्चे को भूख लगी है, और भूख लगी है तो उसको क्या पिलाती है, दूध पिलाना, कि ये बच्चे को भूख लगी है तो उसको दूध पिला दे और बच्चा संतुष्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब वाणी के माध्यम से हम क्या करते हैं, बीच बीच में ऐसे ही आपने देखा होगा, वाणी के माध्यम से हाँ, मुस्कुराना, टीचर आपने देखा होगा, बच्चे भी कई बार जब समझ लेते हैं तो मुस्कुरा जाते हैं। फिर है मुख मुद्रा व चक्षु स्पर्श। समझे इसका मतलब, यानी कि आपने देखा होगा कई बार इशारों में हम हमारे साथियों को समझाते थे। जैसे आप क्लास में बैठे हो, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे, तो हमें इशारों में, आंखों के इशारों से, हाथों के इशारों से, कैसे भी करके, तो वो सभी हम क्या है, आप समझ सकते हैं। इसमें चेहरे के विभिन्न हाव भाव, जैसे खुशी, क्रोध, दुख आदि और संकेतों हाव भाव द्वारा प्रदर्शित करना, जिसमें चक्षु स्पर्श भी सम्मिलित है। आपने देखा होगा कई बार हम बच्चे को या व्यक्ति को उसके हाव भाव से, उसके चेहरे की जो चेहरे की बनावट है, उसके आधार पर पता लग जाता है कि आज इसका स्वभाव कैसा है। कई बार आपने भी देखा होगा, आप क्लास में जब रहते होंगे, कई बच्चे तनाव में रहते हैं, और तनाव में रहते हैं तो उनका चेहरा है, उस चेहरे से आप बयां कर लेते हैं कि आज ये किसी ना किसी बात से हर्ट है, और आप उससे पूछते हैं कि आज आपके साथ में क्या घटना घटी। तो हम क्या करते हैं कि मुख मुद्रा व चक्षु स्पर्श से इसके बारे में समझ सकते हैं। अगला है आपका स्पर्श, यानी कि स्पर्श संकेत। इसमें विभिन्न वस्तुओं को स्पर्श करके, जिसमें आकार, भार, लंबाई, चौड़ाई आदि को समझने का प्रयास किया जाता है। यह संप्रेषण दृष्टिहीन व अंधे बालकों के लिए किया जाता है। जैसे एक ब्रेन लिपि होती है, उसमें क्या करता है बच्चा, स्पर्श करके, छू करके, टच करके अपने हाव भावों को क्या करता है, प्रदर्शन करता है। देखिए आगे, अंत्य क्रिया के आधार पर संप्रेषण। इसके आधार पर संप्रेषण कितने प्रकार का है, 4 प्रकार का। कैसा है, अंत्य व्यक्तिक संप्रेषण। दूसरा है, इसमें आत्म संप्रेषण भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति स्वयं के बारे में बात करता है, विभिन्न समस्याओं का समाधान पर विचार करता है, केसरी लिखता है और आदि। जैसे समझो, कई बार होता है बच्चा अंतः व्यक्तिक, कई बार आप मनन करते हैं अपने आप पर, आपसे कोई गलती हो गई, आपसे कोई भी आपके साथ में बात है, तो आप क्या करते हैं, आप ही अंदर ही अंदर आप मनन करेंगे कि आज मेरे साथ में ये घटना घटी, क्यों घटी, क्या कारण रहा, क्यों, कब, कैसे। तो इन सभी को आपने क्या करा, एनालिसिस किया। यानी कि क्या होता है, अंत्य व्यक्तिक संप्रेषण। बच्चा खुद से ही पूछता है कि आज मैं ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, तो वो अपने आप की विभिन्न समस्याओं का क्या करता है, खुद ही समाधान करता है। अगला है अंतर व्यक्तिक संप्रेषण। इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संप्रेषण करता है, इसे डायजिक संप्रेषण या परस्पर संप्रेषण भी कहा जाता है। यानी कि
अभी हम पढ़ रहे थे अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण। अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण क्या होता है, बच्चा खुद की समस्याओं को खुद से ही क्या कर रहा है, समझ रहा है, अपने आप को खुद में मनन कर रहा है। जबकि अंतर्व्यक्तिक में क्या कर रहा है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ में संप्रेषण करता है और अपनी जो समस्या, उन समस्याओं को क्या करता है, समाधान करता है। साथियों आगे देखते हैं, इसमें वह टेलीफोन, ऑडियो कॉन्फ्रेंस आदि के द्वारा भी समझ सकता है। फिर अगला है समूह संप्रेषण। इसमें एक व्यक्ति पूरे समूह के साथ में क्या करता है, संप्रेषण। जैसे आपने कई सारी मीटिंग देखी होगी, उस मीटिंग में क्या करता है, एक व्यक्ति होता है और अपने साथ में जो भी लोग होते हैं उन सभी के साथ में समूह में क्या करता है, संप्रेषण करता है, समूह में चर्चा करता है। और उस चर्चा को क्या करते हैं, समूह के साथ में जब वो चर्चा करता है तो उसको समूह संप्रेषण कहा जाता है। आगे देखते हैं जनसंचार संप्रेषण। इसमें जनसंचार का क्षेत्र काफी विस्तृत व व्यापक होता है, जिसमें बहुत अधिक व्यक्ति जुड़े रहते हैं, जैसे रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, डाकघर, पत्र पत्रिका आदि। इनके माध्यम से भी हम क्या करते हैं, जनसंचार, जन का मतलब लोग, और लोगों का जब जुड़ाव होगा तो लोग उसमें अधिक संख्या में जुड़ेंगे। उन सारी चीज़ों को देखो, टीवी में हम बहुत सारे लोगों के साथ में अपने संप्रेषण को रख सकते हैं, रेडियो के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, डाकघर के माध्यम से हम हमारी समस्याओं को, हमारे समाधानों को सबको दूर दूर तक के लोगों के साथ में हम शेयर कर सकते हैं। अगला है संदेशों के प्रवाह के आधार पर संप्रेषण के 3 प्रकार होते हैं। संदेशों के प्रवाह के आधार पर पहला अधोगामी संप्रेषण। जब उस अधिकारियों के द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को आदेशात्मक संप्रेषण दिया जाता है तो इसे अधोगामी संप्रेषण कहते हैं। यानी कि अधोगामी संप्रेषण को समझे कि कोई अधिकारी अपना एक आदेश निकालता है और अपने साथ में जो उनके साथ के जो उसके डिपार्टमेंट के निम्न कर्मचारी होते हैं, उन कर्मचारियों को, यानी कि उसके अधीन जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनके लिए वो क्या निकालता है, एक आदेश निकालता है और उस आदेश के माध्यम से वो क्या हो जाता है, काम संपूर्ण हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, अधोगामी संप्रेषण कहते हैं। अगला है ऊर्ध्वगामी संप्रेषण। यानी कि जब अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा अपने उच्च अधिकारियों को सुझाव या सहायता के लिए संप्रेषण दिया जाता है तो उसे ऊर्ध्वगामी संप्रेषण कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो आपके अधिकारियों ने आपको कोई आदेशात्मक संप्रेषण दिया और आपने उसके उच्च अधिकारियों को सुझाव दिया और उस सुझाव को जब आप दे रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका ऊर्ध्वगामी संप्रेषण कहलाता है। अगला है समतल संप्रेषण। इसमें जब समान स्तर के व्यक्तियों के मध्य संप्रेषण किया जाता है तो इसे समतल संप्रेषण कहता है। यानी कि अपने ही साथी, कहने का मतलब यहाँ लिख रहा है समान स्तर के, आपके ही स्तर के लोगों के साथ में जब संप्रेषण किया जाता है तो उस संप्रेषण को कहा जाता है समतल। हमने 3 देखे अभी तक। एक देखा था हमने अधोगामी। अधोगामी में क्या करता है, उच्च अधिकारी होता है और अपने अधीनस्थ जो अधिकारी है उनको क्या करता है, एक आदेशात्मक संप्रेषण देता है और उसके माध्यम से फिर ऊर्ध्वगामी में हमने देखा ऊर्ध्वगामी संप्रेषण में कि जो उच्च अधिकारियों को जो संप्रेषण होता है उस उच्च अधिकारियों के संप्रेषण को सुझाव के रूप में या सहायता के रूप में जो संप्रेषण दिया जाता है उसे ऊर्ध्वगामी। यानी कि हम मान लो कोई अधिकारी आपको आदेश दे रहा है और आदेश के माध्यम से आपने उसका सुझाव दिया, यानी कि प्रत्युत्तर दिया, तो उस प्रत्युत्तर को क्या कहेंगे, ऊर्ध्वगामी। दूसरा है हमारा समतल। और समतल क्या होगा, संप्रेषण। उस संप्रेषण में व्यक्ति क्या करेगा, अपने समान स्तर के साथियों के साथ में क्या करता है, संप्रेषण करता है। संप्रेषण के अगला है हमारा संप्रेषण के सिद्धांत कौन कौन से हैं। क्या है कि संप्रेषण है, इस संप्रेषण के सिद्धांत कौन कौन से हैं। देखें, उचित संपर्क। इसमें जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से बातचीत व विचारों का आदान प्रदान करता है तो उचित संपर्क होना चाहिए। यानी कि आपके साथ में, आप किसी के साथ में संप्रेषण कर रहे हैं तो आपका उचित संपर्क होना चाहिए उससे, यानी कि आपके साथ में उसका जुड़ाव होना चाहिए। अगला है उचित प्रसारण। इसमें विचारों व शब्दों को उचित प्रभाव के साथ में प्रस्तुत करना। जैसे आप संप्रेषण देना चाह रहे हैं, आपकी कक्षा में मान लो 80 बच्चे हैं, आप एक अध्यापक हैं और अध्यापक के रूप में आप संप्रेषण कर रहे हैं और आपकी कक्षा का प्रवाह का मतलब आपकी जो गति है वो उचित होनी चाहिए। यानी कि आपकी जो क्लास है उस क्लास में जो बच्चे बैठे हैं उन प्रत्येक बच्चे को आपका संप्रेषण, यानी कि जो आपकी बात है, जो आप कहना चाह रहे हैं वो सभी विद्यार्थियों तक जाए और जिससे विद्यार्थी समझें तो आपका संप्रेषण कैसा होगा, प्रभावी होगा। सीधी सी बात है। अगला है आपका उपयुक्त हाव भाव। इसमें विषय वस्तु को ध्यान में रख करके उसी के अनुसार संकेतों का हाव भाव, मुद्रा, मुख मुद्रा आदि प्रदर्शित करनी चाहिए। जैसे एक बार आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊं। एक बार एक अध्यापक था और अध्यापक एक
कक्षा में पढ़ा रहा था। अब पढ़ाते समय वहाँ एक टॉपिक आ जाता है, आपने सुना होगा रावण का भाई था कुंभकर्ण। क्या था? कुंभकर्ण। उसी टॉपिक से जुड़ा हुआ, कुंभकर्ण से रिलेटेड एक उसमें जब था, तो जो टीचर है वो पढ़ा रहा था। पढ़ाते समय बच्चों को नींद आ जाती है, ओ सॉरी टीचर को क्या आ जाती है? नींद। बच्चा पढ़ रहा है क्लास में, उसी समय एक अधिकारी आ जाता है। अधिकारी जब आता है, अधिकारी देखता है कि अध्यापक सो रहा है कक्षा में, एक बच्चा खड़ा कर रखा है, बच्चे पढ़ रहे हैं और पीछे के बच्चे सब दंगा कर रहे हैं। अधिकारी काफी समय तक रुकता है क्लास में, 2 से 3 मिनट जब वो रुकता है, अचानक अध्यापक की आंख खुल जाती है और आंख खुलते ही अध्यापक के सामने वो अधिकारी होता है। अध्यापक हक्का बक्का हो जाता है, लेकिन अध्यापक ने विधियां पढ़ी हैं, शिक्षण विधि जब हम पढ़ेंगे तो शिक्षण विधियों में जब वो आता है तो उन विधियों का इस्तेमाल करते हुए अध्यापक कहता है कि बेटा आज का हमारा टॉपिक कौन सा था? कि आज का हमारा टॉपिक था कुंभकर्ण। तो कुंभकर्ण कौन था? कि रावण का भाई था और कुंभकर्ण को नींद बहुत आती थी और नींदों के माध्यम से कुंभकर्ण इसी प्रकार सोता था जैसे कि मैं आपके सामने सो रहा हूं। तो इसमें क्या हुआ कि उसने क्या करा, ध्यान में रख करके किसको? अपनी विषय वस्तु को, और विषय वस्तु को ध्यान में रखा तो संकेत या हाव भाव के माध्यम से या मुख मुद्रा के माध्यम से अपने टॉपिक से ही उस उदाहरण को जोड़ दिया। और अधिकारी भी ध्यान में रख करके, अधिकारी भी गर्वान्वित महसूस किया कि यार देखो कैसे अच्छा अध्यापक है जो विधियों के माध्यम से बच्चों को क्या कर रहा है? पढ़ा रहा है। यानी कि प्रत्यक्ष बच्चों को ऐसे दिखा रहा है जैसे कि एक कुंभकर्ण उस समय सोता था। तो ये होती है हाव भाव की मुद्रा। अगला है सूचना की स्पष्टता, यानी कि जो सूचना प्रदान की जा रही है वो कैसी होनी चाहिए? आपकी स्पष्ट होनी चाहिए, बच्चों को समझ में आनी चाहिए। समझ रहे हो? अगला है द्विमार्गी सिद्धांत। इसमें एक संदेश भेजने वाला दूसरा संदेश प्राप्त करने वाला होता है। अगला है अभिप्रेरणा व रुचि का सिद्धांत। जब तक विषय वस्तु में व्यक्ति की रुचि नहीं होगी, संप्रेषण प्रभावी नहीं हो सकता, इसलिए व्यक्ति को प्रेरित करना चाहिए। इसका एक उदाहरण समझे। ये क्या कह रहा? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का मतलब है मोटिवेट, मोटिवेशन। अब आप कितना भी पढ़ा लो, आपने बच्चे बहुत सारे देखे होंगे, पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अच्छी स्कूल में भेज सकते हैं, उनके साथ में पैसे खर्च कर सकते हैं, अच्छी गाइड दे सकते हैं उनको, लेकिन पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा। साइकोलॉजी में कहावत है ना, प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन। अभ्यास ही क्या करता है? आपको निपुण बनाता है, और अभ्यास करोगे तो ही आप में क्या होगी? आपके सब्जेक्ट के प्रति रुचि होगी। ये कहावत भी है साइकोलॉजी में कि आप घोड़े को तालाब तक ले जा तो सकते हैं, घोड़े को आप तालाब तक ले जा सकते हैं, लेकिन वो पानी पिए या ना पिए उसकी मर्जी। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा टॉपिक है, जब तक हम विषय वस्तु में रुचि उत्पन्न नहीं करेंगे तो हम हमारे संप्रेषण को अच्छा प्रभावी नहीं बना सकते। तो हमें सबसे पहले, जैसे आपका बीएसटीसी का पेपर होने को जा रहा है, 20 मई को आपका पेपर है, अभी भी आप अगर अपने आप को अच्छे से प्रेपर नहीं कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपके विषय वस्तु में आप रुचि नहीं कर रहे, तो शायद आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। लेकिन अगर आपने 7 डे में जितना अब तक पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कर लिया, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका सब सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करनी है? इंटरेस्ट, रुचि आपको आपके अंदर जगानी है। अगला है केंद्रीकरण का सिद्धांत। यानी कि केंद्रीकरण क्या कह रहा है कि जिस संदेश या सूचना को दिया जा रहा है उसी से संबंधित विचारों को प्रकट करना चाहिए। आप उदाहरण से समझे, कई बार आपके गांव में कहावत होती है कि कई सारी बातें चलती रहती है, जो गांव में सीधी सी कहावत कह दी जाती है कि बात चल रही है होली की और आप बात कर रहे हो दिवाली की। कहने का मतलब, जो टॉपिक आप समझा रहे हैं उस टॉपिक, यानी कि जो सूचना आप देना चाह रहे उसी सूचना से संबंधित आपके क्या होने चाहिए? विचार होने चाहिए, जिससे बच्चों को अच्छे से समझ आ सके। लेकिन आप, हो सकता है आप, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको साइकोलॉजी, मैं बात करूँ हिस्ट्री की, मैं बात करूँ मैथ की, तो आपको समझ में आएगा क्या? नहीं। लेकिन अगर मैं साइकोलॉजी से जुड़े हुए शब्दों से अगर आपको समझाऊं तो शायद आप अच्छे से समझ जाओगे। तो ये होता है कि विचार जो आप दे रहे, जो सूचना दे रहे, उसी से संबंधित होनी चाहिए जो आपका टॉपिक है। अगला है अंत्यक्रिया का सिद्धांत। इसमें व्यक्तियों के, देखो इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्तियों के मध्य प्रभावी रूप से विचारों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। अंत्यक्रिया यानी कि मैं अध्यापक आपको अगर क्लास में पढ़ा रहा हूं तो आपका आउटपुट मुझे आना चाहिए। बच्चे किस प्रकार से मैं सिखा रहा हूँ और वो कितना सीख रहे हैं, वो आप मेरे को, जब आप प्रतिपुष्टि दोगे तो हमारा जो संप्रेषण वो कैसा होगा? प्रभावी होगा। विचारों का क्या होना चाहिए उसमें? और आदान प्रदान दोनों पक्षों की ओर से होना चाहिए। समझ रहे हो?
क्रिया के साथ में प्रतिक्रिया भी होनी चाहिए, तब वो संप्रेषण कैसा होता है, प्रभावी होता है। देखो, भाषा के आधार, भाषा पर आधारित का सिद्धांत, जिस भाषा के मध्य संदेश सूचना प्रदान की जा रही है उसी भाषा का पूर्ण ज्ञान भी होना चाहिए। अगला कह रहा है संपर्क के स्पष्टता का सिद्धांत, सामान्य विशेषताओं के आधार पर विशेष अर्थ को समझना ही संप्रत्यय है, इसे स्पष्ट करने से संप्रेषण प्रभावी होता है। देखो, संपर्क के स्पष्टता का सिद्धांत यह क्या कह रहा है कि सामान्य विशेषताओं के आधार पर विशेष अर्थ को समझना ही संप्रत्यय कहलाता है। यानी कि संप्रत्यय सामान्य विशेषताओं के आधार पर विशेष अर्थ को, यानी कि आप एक चीज है आप पढ़ रहे हैं लेकिन उस तथ्य को समझना, जो उसका एक तरह से जैसे आप समझ रहे हो उपसंहार होता है, आप एक निबंध लिख रहे हो, लास्ट में लिखते हो उपसंहार। उपसंहार क्या होता है कि जो हमने अब तक लिखा उसका निचोड़ क्या है, यानी कि विशेष अर्थ क्या है, वो लेकर के क्या आ रहा है आपको, उसका मर्म क्या है, यानी कि उसका जो विशेष अर्थ है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगला है प्रतिपुष्टि का सिद्धांत। प्रतिपुष्टि का मतलब होता है फीडबैक। फीडबैक या प्रतिपुष्टि का अर्थ है सूचनाओं को जिस रूप में भेजा जा रहा है वह उसी रूप में प्राप्त हुई है या नहीं, इसका प्रत्युत्तर। जैसे मैंने आपको संप्रेषण का आज टॉपिक पढ़ाया, अगर आप इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ पा रहे हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि जो मैंने पढ़ाया था, मैंने जो आपको सूचना दी थी वो आपके क्या है कि आप उस जो मैं लेकर के आया हूँ क्लास में वो आपको अच्छे से समझ आ रहा है, तो और उसका जो आप प्रत्युत्तर दोगे तो मैं उसका फीडबैक कैसा मानूंगा, पॉजिटिव मानूंगा। अगला है योग्यता का सिद्धांत। योग्यता का सिद्धांत क्या कहता है, जो व्यक्ति संप्रेषण दे रहा है उसमें निर्धारित योग्यता का होना आवश्यक है, संप्रेषण तभी प्रभावी होगा। जैसे अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं और बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सामने वो जो आपको टॉपिक को समझा रहा है वो उसमें भी क्वालिटी होनी चाहिए। ये कह रहा है, ये लाइन कह रहा है कि निर्धारित योग्यता का होना भी बहुत जरूरी है। अगर मान लो आप 12वीं पास हैं, आपको पता है बीएसटीसी के फॉर्म कौन भरता है, जो 12वीं पास हो जाता है, अगर कोई आपको 10वीं पास करने वाला ही पढ़ा दे तो आप क्या है अच्छे से प्रभावी संप्रेषण हो पाएगा आपका, नहीं हो पाएगा। ये संप्रेषण में अगली क्या कह रहा है, संप्रेषण में बाधा क्या क्या आती हैं। देखो, संप्रेषण की अगला है बाधा, भाषा संबंधी बाधा है। स्पष्ट भाषा का प्रयोग, शब्दावली का स्पष्ट होना जरूरी है, अधूरे शब्दों का प्रयोग करना, भाषा पर नियंत्रण का अभाव, ये सब क्या है हमारी बाधा। यानी कि आप संप्रेषण तो दे रहे हैं लेकिन आप भाषा का सही प्रयोग नहीं कर रहे हैं, स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं, भाषा पर आपका नियंत्रण नहीं है, आप बोल क्या रहे हैं, आप लिख क्या रहे हैं। तो कहने का मतलब संप्रेषण तभी प्रभावित होगा जब आपके साथ में ये सभी चीजें होंगी। अगला भौतिक बाधा क्या होती है, शोर यानी कि आवाज, प्रदूषण, सहायक सामग्रियों का अभाव, उपकरणों का अभाव। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि एक कक्षा चल रही है और कक्षा के साथ में ही हाईवे है, कोई रोड है और रोड पे से साधन जा रहे हैं बार बार, तो हमें शोर शराबा होगा तो हमें डिस्टर्बेंस भी होगा। अगला है मनोवैज्ञानिक बाधाएं क्या होती हैं, एकाग्रता में बाधा, अवधान से संबंधित से अभिप्राय, किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित न करना, ये बड़ी समस्या है, साइकोलॉजिकल समस्या है, मनोवैज्ञानिक समस्या है। बच्चे बहुत सारे मेरे से भी बोलते हैं कि सर जी हमें एकाग्रता नहीं होती। यानी कि आप जब पढ़ने बैठते हैं तो आपका एकाग्र होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप एकाग्र नहीं होंगे तो आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे टॉपिक को। अगर आपने देखो जैसा कि आपके पास मोबाइल रखा है, आप बार बार अगर मोबाइल को देखोगे तो शायद आप अपने टॉपिक से भटक जाएंगे, उसको अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो ये क्या कह रहा है कि साइकोलॉजिकल बाधा क्या होती है, मनोवैज्ञानिक बाधा होती है एकाग्रता में बाधा, अवधान से किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित ना होना। आप पढ़ रहे हो, मान लो अब पढ़ाई करते समय आपको घर वालों ने कोई काम के लिए बोल दिया या आपने अपने पास में मोबाइल रख लिया, तो इन सभी चीज़ों का अवधान आपका एकाग्र होना बहुत जरूरी है। और ये जो अवधान करती है उन अवधानों को दूर करना ही हमें जरूरी है। पूर्व गृह संबंधी बाधा, पहले से ही नकारात्मक धारणा, जैसे कैसे, अभी आपका बीएसटीसी का पेपर होने को आ रहा 20 तारीख को, आपकी हो सकता है कि तैयारी खूब अच्छी चल रही है लेकिन बहुत सारे बच्चे आपके पास में आकर के कोई ने कहा अरे नहीं फॉर्म तो 6 लाख भरे हैं, सीट 26,000 है, तो आप क्या करोगे, आप पहले से ही पूर्व अवधारणा बना लेंगे कि नहीं मेरे से तो पास हो ही नहीं पाएगा, सिलेक्शन हो ही नहीं पाएगा मेरा। तो ये होती है हमारी क्या, पूर्व अवधारणा। फिर कह रहा है रुचि का अभाव, आप में रुचि का अभाव हो गया,
फिर कह रहा है गलत प्रत्यक्षीकरण, यानी कि किसी वस्तु को सही रूप से नहीं समझना, यह एक मानसिक प्रक्रिया है। एक मानसिक प्रक्रिया क्या, देखो कैसे, बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चों को आपने देखोगे मैथ से बहुत डर लगता है, इंग्लिश से बहुत डर लगता है, तो आपने क्या कर लिया, आपने पहले से ही किसी विषय वस्तु के रूप में न समझने का, यानी कि नहीं मेरे से तो मैथ आती नहीं है, मेरे से तो इंग्लिश आती नहीं है, तो आपने क्या कर लिया, पहले से आपने मस्तिष्क में डर बना लिया। और डर जब कैसे, आपने गाँव में भी देखा होगा, कई सारे बच्चे एक पुलिस के नाम से डर बना लेते हैं कि नहीं पुलिस पकड़ ले जाएगी। अरे आप वही है, आप किसी विषय वस्तु को करो तो सही, करोगे तो आपको बाधा नहीं आएगी, आप पहले से डर बनाओगे तो आपके साथ में क्या होगा, गलत प्रत्यक्षीकरण कर लेते हैं आप। पृष्ठभूमि संबंधी बाधा, सांस्कृतिक भेदभाव, किसी संस्कृति विशेष से संबंधित विचारों को समझने में कठिनाई आना, सांस्कृतिक भेदभाव होता है। फिर कह रहा है जब पूर्व में किए गए कार्य, सीखे गए कार्य नए कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रहे, जैसे कैसे, कई बार ऐसा होता है कि कोई बच्चा पढ़ रहा है और पढ़ते समय उसके क्या है, उसको समस्या आई, समस्या क्या कह रहा है कि पूर्व में कोई काम सीखा आपने, पूर्व में किए गए कार्य, सीखे गए कार्य नए कार्य में बाधा उत्पन्न करता है। यानी कि आपने मान लो साइकिल चलाना सीखा और आप साइकिल के साथ में जब मोटरसाइकिल चलाना जान रहे सीख रहे हैं, तो अगर आपको वो बाधा उत्पन्न कर रही है, नए कार्य में बाधा उत्पन्न कर रही है, तो वो क्या कहलाती है, जब कोई सांस्कृतिक भेदभावना में आता है। अगला देखो, प्रेषक संबंधी बाधाएं, संदेश भेजने वाला प्रदान करने वाला प्रेषक कहलाता है। यदि प्रेषक निर्धारित योग्यता, क्षमता, अनुभव प्राप्त नहीं करता है तो उसे संप्रेषण प्रभावी नहीं होगा। देखो मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं हुआ प्रेषक, अगर मैं आपको समझा अच्छे से कंटेंट को नहीं समझा पाऊंगा, मेरी योग्यता नहीं है, मुझ में क्षमताएं नहीं है, अनुभव नहीं है, तो मैं संप्रेषण को प्रभावी नहीं कर सकता। अगला कह रहा है उचित माध्यम संबंधी संबंधी बाधाएं, माध्यम का अर्थ होता है वह साधन जिसके द्वारा संदेश या सूचनाओं को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। यदि माध्यम सही नहीं होगा तो सही रूप से सूचनाओं नहीं पहुंचाई जाएगी। समझ रहे हैं इसका मतलब, यानी कि आपका माध्यम भी उचित होना चाहिए कि जैसे मान लो आप इस क्लास को या तो लैपटॉप में ले सकते हो या किसी एंड्रॉयड फ़ोन में ले सकते हो, आप इसको कीपैड के फ़ोन में तो ले नहीं सकते, तो आपका माध्यम भी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए और उचित होना चाहिए, जिससे आप अपने संप्रेषण को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। संगठन संबंधी बाधा क्या होती है, किसी संगठन के लिए आपसी समन्वय होना आवश्यक है, इसके अभाव में संप्रेषण बाधित होता है। बाधाओं को दूर करने के उपाय क्या हैं, देखो अब पहला है उपाय, अच्छे मानवीय संबंध होने चाहिए, आपके मानवीय संबंध कैसे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। दूसरा है अधीनस्थों के सुझाव की महत्व, यानी कि आपके अधीनस्थ कोई आदमी है उनको महत्व दें, उनको भी रेपुटेशन दें, जिससे वो लोग आपके साथ में अच्छे से जुड़ाव के साथ में काम करें। फिर है आदर्श प्रस्तुत करना, देखो सबसे बात है आदर्श, आदर्श कब प्रस्तुत करेंगे हम, जब हम खुद अच्छे होंगे, जब हम खुद अच्छे होंगे तो हम लोगों को क्या एक आइडल बन जाएंगे, और आइडल बनेंगे तो लोग हमारी बातों को अच्छे से सुन पाएंगे। उचित समय पर संप्रेषण करना, यानी कि आपको एक समय, आप समय के साथ में, जैसे अभी आपका बीएसटीसी की क्लास है, 20 मई को आपका पेपर है, तो 20 मई से अगर हम पहले अगर आपका सिलेबस को कवर कर रहे हैं, आप अपने सिलेबस को कवर कर रहे हैं, तो हमारा सही समय पर क्या हो रहा है, संप्रेषण। अगर मैं इसी क्लास को बाद में दूंगा तो कोई आपका महत्व नहीं है, तो महत्व कब रहेगा, सही समय पर आपका संप्रेषण होगा। फिर है प्रत्यक्ष संचार, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रत्यक्ष, आप अगर प्रत्यक्ष में किसी चीज को कर रहे हैं तो वो आपके स्थायी मेमोरी में अच्छे से जाता है। अगला है प्राप्तकर्ताओं को समझना, फिर है एक रूपता आपके अंदर होनी चाहिए, बोधगम्यता, भाषा का प्रयोग, यानी कि वो भाषा आपकी होनी चाहिए जिससे लोगों को समझ में आनी चाहिए, उसका बोध का मतलब है ज्ञान, और ज्ञान कब होगा, उस भाषा का ज्ञान होना चाहिए जिस भाषा को आप अच्छे से बच्चों के सामने लेकर के आ रहे हैं। तो देखो ये हमारा था संप्रेषण का एक छोटा सा टॉपिक, मैं आपको मोटा मोटा सा अगर आपको समझ में आए तो आप समझना कि संप्रेषण का जो है महत्वपूर्ण, जो आपने देखा कि संप्रेषण सबसे पहले किससे निकल के आया है, कम्युनिकेशन शब्द से, किससे, कम्युनिकेशन शब्द से, और जिसका नाम है कम्युनियस, और कम्युनियस का मतलब है समझना, क्या मैं समझता हूँ, समानता, ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है हमारे सामने जो संप्रेषण वो कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का, देखो कौन सा, एक होता है शाब्दिक और एक होता है अशाब्दिक।
ठीक है, मोटी मोटी सी क्या बात है। शाब्दिक में कितने होंगे? 2, मौखिक और दूसरा लिखित। ठीक है, लिखित संप्रेषण। अशाब्दिक में क्या क्या होगा आपका? यानी कि ध्वनि के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से, या हम स्पर्श के माध्यम से भी क्या समझ सकते हैं? हमारे भाव एवं विचारों को लोगों के सामने समझा सकते हैं। ठीक है, अब देखो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो हमें क्या समझनी है इसमें, वो आप देखें सबसे पहले। तो उस चीज़ को हम देखते हैं कि सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इसमें आपके साथ में क्या होगा। देखो थोड़ा सा आप यहाँ पे देखें एक बार कि संप्रेषण की जो मुख्य जो कड़ी है वो किससे जुड़ी हुई है। देखो सबसे पहले होगा आपके सामने प्रेषक। क्या होगा? प्रेषक। प्रेषक होगा तो उसके साथ में क्या होंगे? संदेश। क्या होंगे? संदेश। संदेश होगा। संदेशों के बाद में उसके साथ में क्या होगा? उसका कोई ना कोई माध्यम जुड़ा होगा। माध्यम के साथ में वो क्या करता है? आप मैं प्रेषक, मैं आपको क्या दे रहा हूँ? संदेश। और वो किसके माध्यम से दे रहा हूँ? कोई ना कोई मेरे साथ में, ये माइक है, ये बोर्ड है, क्या है? मेरा माध्यम। फिर है उसको दूसरा यहाँ पर प्रस्तुतिकरण करता। ठीक है, अब इसके बाद इसके पास में भी क्या होगा? माध्यम। ठीक है, अब ये माध्यम है तो इसके माध्यम है, इसके ये भी कोई ना कोई आप प्रस्तुत कर रहे हो जिसके सामने, ये भी किसी न किसी माध्यम से जुड़ रहा होगा। यानी कि कहने का मतलब मैं आपको क्लास लेकर के आया, मैं आपको संदेश दे रहा हूँ किसके माध्यम से? इस बोर्ड के माध्यम से, माइक के माध्यम से। आपको मैं किसके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ? आप इसको किसके माध्यम से ले रहे हो? कोई ना कोई आपके साथ में क्या होगा? लैपटॉप होगा या मोबाइल होगा। दूसरा है आपने इसको क्या करा? ग्राही, यानी कि ग्रहण किया। ठीक है, ग्रहण करने के बाद में आप क्या दोगे मुझे? प्रतिपुष्टि। क्या दोगे? प्रतिपुष्टि। और जब प्रतिपुष्टि दोगे तो फिर क्या निकल के आएगा? प्रतिपुष्टि के बाद में प्रेषक को क्या होगा कि उसको अच्छे से लगेगा कि हाँ जो मैंने क्लास दी है वो क्लास उसको समझ में आई है। तो कहने का मतलब प्रेषक होगा, प्रेषक के पास में संदेश होगा, संदेश के बाद में माध्यम, माध्यम प्रस्तुतिकरण करता, फिर उसके वो भी माध्यम। कहने का मतलब ये सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होगी, और जब ये सभी चीज़ें होंगी तो संप्रेषण कैसा होगा? हमारा प्रभावी होगा। तो सबसे अहम बात है कि संप्रेषण के लिए हमें बाधा क्या आएगी कि हमारा वाक्पटुता अच्छी होनी चाहिए, हमारे जो हाव भाव है वो हमें समझ में आने चाहिए सामने वाले के लिए। तो संप्रेषण तब प्रभावी होगा जब हम संप्रेषण के लिए इन समस्याओं को कम करेंगे। और समस्या कम कब होगी? जब हम, जैसा अभी हमने देखा था कि जैसे हम देख रहे थे इन समस्याओं को दूर करने के लिए हमें क्या करना? बाधाओं को दूर करने के लिए अच्छे मानवीय संबंध आपको बनाने होंगे। दूसरा, अधीनस्थों के साथ में सुझाव की महत्व रखना होगा, आदर्श आपको प्रस्तुत करना होगा, उचित समय पर संप्रेषण करना, ये सभी चीज़ें। तो इसलिए ये सभी चीज़ों का ओवरऑल जब हम ध्यान रखेंगे, प्राप्तकर्ता को समझ में आना चाहिए, एक रूपता उसकी होनी चाहिए, ये सभी चीज़ें हम जब अच्छे से करेंगे तो यही आपके साथ में। देखो आपके एक क्वेश्चन से समझते हैं, इसमें एक क्वेश्चन भी है कि संप्रेषण क्या है? सूचनाओं का आदान प्रदान, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, अभिप्रेरणा, उपयुक्त सभी। तो मेरे हिसाब से क्या है? ये उपयुक्त सभी है। यानी कि दूसरा क्या कह रहा है? कक्षा कक्ष का संप्रेषण होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, सामान्य या पाठ्य पुस्तक तो क्या होना चाहिए? छात्र केंद्रित इसमें होना चाहिए। ऐसे सारे क्वेश्चन है, इनको क्वेश्चनों को लेकर के आऊँगा आपको कल की वीडियो में। तो धन्यवाद। आज का हमारा टॉपिक था संप्रेषण। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा और आप लगातार इस चैनल से जुड़े रहिए। आपको BSTC के लिए मॉडल पेपर भी हम जल्दी करवाने जा रहे हैं, तो आप इस क्लास को ज़्यादा प्यार दें। धन्यवाद।